6 महीने बाद। तारीख थी 24 अप्रैल 2007 और जगह दिल्ली के हैदरपुर बादली गांव की गली नंबर 2। रात के 9 बजे रहे थे। मकान नंबर 155 से चिकन पकने की महक आ रही थी। अनिल का कातिल एक लड़के से बोला, उपेंद्र चिकन पक चुका है, चलो खाते हैं। उपेंद्र झट से उठा और थाली लगाने लगा। दोनों ने जमीन पर बैठकर चिकन रोटी खाई, फिर बातें करने लगे। अचानक वो आदमी उठा और बोला, रुको, मैं अभी आता हूँ, तुम्हें आज सजा देनी है। सजा देनी है? सुनते ही उपेंद्र हंसने लगा। वो आदमी एक मोटी रस्सी लेकर आया और उपेंद्र के हाथ पैर बांधने लगा। उपेंद्र अब भी हंस रहा था। उसने विरोध भी नहीं किया। बोला, कितना मजाक करते हो भैया। उस आदमी ने कोने में पड़े झोले से नान चक निकाला और उपेंद्र के गर्दन में फंसा दिया। उपेंद्र चीख उठा, छोड़ दो, ये सब क्या कर रहे हो। वो पूरी ताकत से नान चक को खींचता रहा। उपेंद्र की आवाज थम गई। जमीन पर पैर पटकने लगा। थोड़ी ही देर में उसका चटपटाना बंद हो गया। उस शख्स ने नान चक निकालकर एक कोने में फेंका और गहरी सांस ली। कुछ देर बाद उठा और दूसरे कमरे से दरांती लेकर आया। उपेंद्र का सिर गोद में रखा और उसका गला रेतने लगा। पूरे कमरे में खून फैल गया। अब घड़ी में 12 बज चुके थे। थोड़ा सुस्ताने के बाद वो उठा और एक झोले से गड़ासा निकाल कर लाया। उपेंद्र की गर्दन पर दनादन गड़ासा चलाने लगा। सिर धड़ से अलग हो गया। फिर दोनों हाथ पैर को गड़ासे से काट दिया। फिर दोनों हाथ और दोनों पैर भी गड़ासे से काट दिया। अब लाश के 6 हिस्से हो चुके थे। अब इस कातिल ने उपेंद्र का सिर प्लास्टिक कपड़े और अखबार से लपेटकर एक झोले में रखा। दोनों हाथ और दोनों पैर भी प्लास्टिक पेपर और कपड़े में लपेटकर एक गत्ते के डिब्बे में भर दिया। फिर दूसरे कपड़े से एक और गत्ते का डिब्बा लेकर आया। बिना हाथ पैर और सिर वाले बचे हुए धड़ को भी बोरी कपड़े और अखबार से लपेटकर गत्ते में ठूस दिया। ऊपर से कसकर रस्सी बांध दी। अब कातिल एक बाल्टी में पानी लेकर आया। फर्श पर बह रहे खून का एक एक कतरा साफ किया। थोड़ा सुस्ताने के बाद हाथ मुंह धोया और दूसरा कपड़ा पहन लिया। जो कपड़े उसने उतारे थे उन्हें पानी में भिगो दिया। धीरे से कमरे का गेट खोला और बाहर झांकने लगा। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तुरंत उसने कट्टे सिर वाला झोला और दोनों गत्ते इंजन वाली रेहड़ी पर रख लिया। दरवाजे पर ताला लगाया और रेहड़ी लेकर हैदरपुर बादली की तरफ निकल पड़ा। 4 किलोमीटर दूर रास्ते में पितामहपुरा के पास बाबा रामदेव मंदिर पड़ा। उसने रेहड़ी रोकी और गत्ते के डिब्बे से कटा हुआ बाया पैर निकाला। इसे एक प्लास्टिक में ढालकर मंदिर के बाहर गली पिल्लर पर टांग दिया। बाहर से ही हाथ जोड़ा और रेहड़ी लेकर से चल पड़ा। अब वह शख्स 30 हजारी कोर्ट के पास पहुंचा। गत्ते के डिब्बे से एक हाथ निकाला और गजों के एंट्री एग्जिट गेट के पास लटका दिया। फिर दूसरा हाथ निकाला और कोर्ट बिल्डिंग के बगल में फेंक दिया। अब वो रेहड़ी लेकर फिर से तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास पहुंचा। लाश वाला गत्ते का डिब्बा उठाया और इधर उधर देखने लगा। धीरे से जेल के गेट के सामने डिब्बा सरका दिया और गाजियाबाद की तरफ चल पड़ा। रेहड़ी में अब भी एक कटा सिर और एक पैर रखा था। गाजियाबाद में घुसते ही उसे सुनसान झाड़ियां दिखी, वहीं पर पैर फेंक दिया। लौटते हुए ISBT कमिश्नरी गेट के पास यमुना नदी में कटा हुआ सिर फेंक दिया। सुबह के ठीक 8 बजे हरिनगर थाने में फोन की घंटी बजी। उधर से आवाज आई, उस लाश का तो तुम कुछ नहीं कर पाए, उसके तो हाथ पर अमित नाम लिखा हुआ था, एक चिट्ठी भी थी। इस बार कोई सबूत नहीं छोड़ा हूँ। एक और लाश तोहफे में भिजवा दिया हूँ। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर रखा हुआ है। अब मुझे पकड़ कर दिखाओ, देखता हूँ तुम दिल्ली पुलिस वालों में कितना दम है। SHO होशियार सिंह गुस्से में बोल पड़े, छोड़ूंगा नहीं, जिस दिन पकड़ गए खाल उधेड़ दूंगा। इतना सुनते ही फोन कट किया। होशियार सिंह एक कांस्टेबल के साथ तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास तेजी से पहुंचे। इस बार भी उसी जगह पर गत्ते का डिब्बा था जहां 20 अक्टूबर 2006 को लाश वाली टोकरी रखी थी। रस्सी की गांठ इतनी कसकर बंधी थी कि खुल नहीं रही थी।
तभी एक आदमी आया और बोला, क्या हुआ, रस्सी नहीं खुल रही है क्या? कांस्टेबल बोला, हाँ, चाकू लेकर आओ। उस आदमी ने जेब से चाकू निकाला और डिब्बे की रस्सी काट दी और हंसते हुए बोला, लो पेश है जी। तब तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सुंदर सिंह भी आ चुके थे। कांस्टेबल ने लाश बाहर निकाली, देखा कि न सिर, न हाथ, न पैर, सिर्फ धड़ से कमर तक बॉडी है। कुछ घंटे बाद एसएचओ को फोन आया, 30,000 कोट की बाहर 2 कटे हुए हाथ और हैदरपुर बादले के रामदेव मंदिर के बाहर एक कटा पैर मिला है। 24 दिन बाद 17 मई 2007 रात के 11 बज रहे थे। हैदरपुर के उसी कमरे में हट्टे कट्टे कातिल ने दिलीप नाम के लड़के से कहा, चलो आज पार्टी करते हैं। दोनों ने शराब पी, मटन खाया। पार्टी करने के बाद उस आदमी ने दिलीप से पूछा, मेरे दोस्त की फ्रेंड के साथ तुम्हारा चक्कर है क्या? दिलीप बोला, नहीं, चक्कर तो नहीं है, हम दोनों का पहले से संबंध है। अच्छा ठीक है, रुको मैं आता हूँ, तुम्हें भी सजा देनी है। दिलीप हंसते हुए बोला, भैया आप पिछली बार भी तो ऐसे ही कुछ कह रहे थे, इस बार बड़ी सजा दूंगा। ये कहते कहते वह रस्सी लेकर आया और दिलीप के हाथ पैर बांध दिया, फिर नान चक फंसाकर उसकी गर्दन तोड़ दी। कुछ देर तड़पने के बाद दिलीप शांत पड़ गया। उस शख्स ने लाश के कपड़े फाड़कर फेंक दिए, झोले से दरांती और गड़ासा निकाल कर लाया, लाश की गर्दन काटी, फिर हाथ पैर। इस बार कातिल ने गुमताक भी काट दिया। आराम से लाश के टुकड़ों को गत्ते के अलग अलग 3 डिब्बों में भरा और गुमताक को गत्ते के छोटे डिब्बे में पैक कर दिया। कमरे के कोने से 2 पन्ने लेकर आया, उस पर कुछ लिखा और गत्ते के उस डिब्बे में रख दिया जिसमें धड़ था। पिछली बार भी की तरह गत्तों के डिब्बों को इंजन वाले रेहड़ी पर लादा और तिहाड़ जेल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में किशनगंज के नाले के पास दोनों पैर फेंक दिए और फिर 30,000 कोट के पास रुका। गत्ते से दोनों हाथ और गुप्तांग वाला डिब्बा निकालकर स्टेट बैंक के गेट पर रख दिया। अब तिहाड़ की तरफ चल पड़ा। सुबह के 4:30 बजे वह तिहाड़ के गेट नंबर 1 के पास पहुंचा। गत्ते का एक डिब्बा वहां रखा और चल दिया। रास्ते में यमुना नदी दिखी। यमुना दिलीप का सिर फेंकते हुए वापस हैदरपुर लौट गया। थोड़ी देर बाद हरिनगर थाने का फोन बजा। उसी आवाज ने फिर कहा, गेट नंबर 1 के बाहर लाश पड़ी है, जाओ देख लो। 2 पुलिस वाले दौड़े दौड़े गेट नंबर 1 के पास पहुंचे। इस बार गत्ते के डिब्बे से जो लाश निकली उसका न सिर था, न हाथ पे और न ही गुप्तांग। लाश के धड़ के साथ साथ 2 पन्नों की चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्रियजनों, दिल्ली पुलिस के जांबाज डीएसजी से लेकर आईपीएस, तुम सभी को तुम्हारे जीजाजी और दामाद की तरफ से खुल्लम खुल्ला चैलेंज है। तुम लोग नाजायज केस लगाकर एक शरीफ आदमी को बदनाम करते हो। वह कमाने खाने के लायक भी नहीं रहता। शरीफ आदमी शराफत छोड़कर क्राइम करता है तो फिर तुम लोगों की ऐसे ही एट द तुम लोग मुझे डीएसपी मनीष कुमार अग्रवाल से बात करवाओ। मैं एसएचओ होशियार सिंह जी से कहना चाहूंगा कि 20/10/2006 को मिली लाश का ढंग से मुआयना नहीं किया था। उसके हाथ पर अमित लिखा था, लेकिन आप लोगों ने अखबार में उसका नाम भी नहीं डलवाया। मैं यह लेटर नहीं लिखता, लेकिन 24 अप्रैल को मैंने मर्डर करके दिल्ली पुलिस के लिए जो तोहफा भेजा था उसमें लेटर नहीं था। बेचारे अखबार वाले परेशान थे कि पुलिस वालों के दामाद और जीजाजी ने अब की बार लेटर क्यों नहीं भेजा। मैंने आप लोगों की शिकायत पर गौर फरमाया। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही चलता रहेगा और दिल्ली पुलिस वालों की माँ बहन रहेगी, वरना मुझे डीएसपी से बात करा दो। सीना तान कर कबूल कर रहा हूँ कि साल में कम से कम 7 से 8 मर्डर ना करूँ तो मेरा दिमाग पागल होने लगता है। इतना मर्डर करने वालों के ऊपर 50,000 इनाम तो रख ही दो, या फिर ऊपर वालों से कहकर किसी को ज्यादा खूंखार और खतरनाक की उपाधि दे दो, ताकि इस खेल में मजा आए। शरीफ के बारे में अखबार और चैनल में दिखाते हैं कि वो जन्मजात पेशेवर क्रिमिनल है। मैं अपने ऊपर इनाम जानने के लिए ही उत्सुक हूँ। ध्यान रखना कि मेरे काम के लायक इनाम होना चाहिए, वरना मेरी बेइज्जती होगी तो मैं तुम सबकी बेइज्जती करवा दूंगा। यह लेटर अखबार वालों को भी पढ़वा देना, आगे फिर तोहफा समय पर भेज दूंगा।
तुम लोगों का जीजाजी और दामाद सीसी। अब दिल्ली पुलिस के एसीपी हरगोविंद धालीवाल ने अपने अफसरों को बुलाया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सुंदर सिंह यादव को खूब लथाड़ा। बोले, 1 साल में 3 लाशें तिहाड़ जेल के बाहर मिली है। किसी का सिर नहीं, 2 के हाथ पैर नहीं, एक का तो प्राइवेट पार्ट भी गायब है। यह सब कौन कर रहा है? तुम्हारे पास केस सोल्व करने के लिए 3 दिन है, नहीं किया तो सभी का ट्रांसफर कर दूंगा। हड़बड़ाए पुलिस अफसर मीटिंग से निकले। उन्होंने केस की कड़ी से कड़ी को जोड़ना शुरू किया। अब पुलिस के पास हाथ से लिखी 2 चिट्ठी, कटी फटी लाशें, टोकरा कत्ता, रस्सी और खून से लथपथ अखबार, रंग बिरंगे बच्चों के कपड़े। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सुंदर सिंह अपने चेयर पर गए और कुछ पन्ने पलटने लगे। अचानक उन्हें याद आया, 20 अक्टूबर 2006 को पहली डेड बॉडी मिलने के बाद अखबारों में विज्ञापन छपवाया था। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास एक लावारिस लाश मिली है। एक हाथ पर अमित नाम का टैटू और दूसरे हाथ में शिव की तस्वीर और बिच्छू बने हैं। कुछ दिनों बाद बिहार से किसी ने फोन किया था कि एक शख्स दरभंगा के लखनऊ थाना इलाके से सालों से गायब है। उसके हाथ पर भी अमित नाम का टैटू है। सुंदर सिंह उठे और एक पुलिस वाले से बोले, दरभंगा जाना है, एक टीम तैयार करो। पुलिस टीम दरभंगा पहुंची तो पता चला केस बंद हो चुका है। जिस शख्स की लाश तिहाड़ जेल के बाहर मिली थी वो दरभंगा से गायब हुए व्यक्ति की नहीं है। टीम वापस दिल्ली लौटकर आई। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सुंदर सिंह सोचने लगे, लाश मिलने के बाद फोन करने वाला खुद को उत्तर पूर्वी दिल्ली का बता रहा था। उस इलाके के पुराने बदमाशों की लिस्ट निकालनी पड़ेगी। सुंदर सिंह ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के 35 से ज्यादा बदमाशों की लिस्ट निकाली और हरिनगर थाने बुला लिया। सभी से बारी बारी से पूछताछ शुरू हुई। सभी की लोकेशन, कॉल डिटेल्स, पुलिस रिकॉर्ड और हुलिये के आधार पर एक आदमी मिला, सतपाल। वह तिहाड़ जेल से सत्य सागरपुर का रहने वाला था। सुंदर सिंह को लगा कि सतपाल ही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। उन्होंने तुरंत 2 कांस्टेबल भेजकर सतपाल को थाने बुला ली। सुंदर सिंह ने सतपाल से पूछा, सच सच बता, तूने इन लोगों का मर्डर किया है या नहीं? सतपाल बोला, हुजूर, मैं छोटी मोटी चोरी करता हूँ, मर्डर नहीं किया। सुंदर सिंह, 20 अक्टूबर को कहाँ था? सच बता वरना हड्डी तोड़ दूंगा। सतपाल हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं तो उस दिन नोएडा में था, मेरे फोन की लोकेशन चेक कर लो, रिश्तेदारों से पूछ लो, मैं दिल्ली में नहीं था। पुलिस जांच में भी पता चला कि मर्डर वाले दिन सतपाल नोएडा में ही था। आखिर उसने छोड़ना पड़ा। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर सुंदर यादव ने तुरंत हेड कांस्टेबल रोहिताश, सब इंस्पेक्टर नरेंद्र पहलवान और एसआई वीरेंद्र त्यागी को बुलाया और कहा कि इस केस की जांच 4 एंगल से करनी है। पहला, लाश टोकरी और फल के गत्ते के डिब्बों में फेंकी जा रही है, मतलब कातिल सब्जी मंडी में काम करने वाला हो सकता है। दूसरा, लाश पर अखबार लिपटा रहता है, मतलब कोई अखबार बांटने वाला भी हो सकता है। तीसरा, रस्सी सब्जी की बोरियां बांधने वाली थी, इसके पीछे कोई सब्जी मंडी में काम करने वाला भी हो सकता। चौथा, दोनों चिट्ठी की लिखावट एक जैसी थी, कुछ शब्द ऐसे थे जो बिहार के लोग बोलते हैं, इसलिए कातिल बिहार का रहने वाला भी हो सकता है। पुलिस ने सबसे पहले यह पता करना शुरू किया कि इस पैटर्न में पहले कब कब दिल्ली में मर्डर हुए हैं। पता चला कि 1998 और 2003 में 2 मर्डर हुए थे, एक मंगोलपुरी में और दूसरा आदर्श नगर थाने में। इसमें भी डेड बॉडी के हाथ पैर और सिर कटे हुए थे। हेड कांस्टेबल रोहिताश ने आदर्श नगर थाने से 1998 के केस की फाइल से आरोपी की फोटो निकाली। उसका नाम था चंद्रकांत झा। ऐसे फोटो को डिजियर फोटो कहते हैं और इन्हें जेल जाने के तुरंत थाने में या जेल में खींचा जाता है। पुलिस इस पासपोर्ट साइज की फोटो को लेकर आजाद नगर मंडी के आसपास छानबीन करने लगी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तभी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर सुंदर सिंह ने हेड कांस्टेबल रोहिताश से कहा, तिलक नगर में जो टेलीफोन बूथ ऑपरेटर था उसके पास जाओ और फोटो दिखाकर पूछो क्या यही आया था या उस दिन फोन करने। रोहिताश टेलीफोन बूथ ऑपरेटर राम बाबू चौरसिया के पास गया और उसे फोटो दिखाई। फोटो देखते ऑपरेटर बोला,
कुछ कुछ इसी तरह दिखता था वो आदमी। रोहिताश ने तुरंत यह बात इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को बताई और पूरी टीम ने मंडी के आसपास के इलाकों में तेजी से छानबीन शुरू कर दी। अनिल, उपेंद्र और दिलीप को मारने वाला कातिल आखिर कौन था? उसने सभी को मटन खिलाकर क्यों मारा? क्या यह सभी उसके दोस्त थे? क्या इन तीनों के अलावा भी उसने कत्ल किए थे? क्या वो दिल्ली पुलिस से बदला लेने के लिए इस तरह कत्ल कर रहा था? दिल्ली पुलिस ने उसके साथ ऐसा क्या किया था